हेलो गाइस, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डेफिनेट सक्सेस में। सो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और एक प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट पे इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और अदर टीचर हैं वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके वगैरह जो भी आपका सिलेबस में आता है तो हम सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश से। पहली बात मार्कर उठा लेता हूँ। तो मैं आपको इंग्लिश का पहले थोड़ा बहुत सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस मतलब वो सिलेबस नहीं जो आपको एक ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो एक ग्रामर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में जो भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं थोड़ी बहुत वीडियो अपनी। ठीक है ना। तो मैं आपको कराऊंगा इंग्लिश को, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। देखिए इंग्लिश में बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। ठीक है ना। इंग्लिश में मैं वो बताऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं पहले एक नंबर की, तो जो कि आपने सबने पढ़ा ही होगा, आपने शायद 12th में 10th में मतलब 5th क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, वॉइस लेसन के बाद में आपने सुना ही होगा। तो जो आपके नरेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, नरेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है ना। मैक्सिमम आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं नरेशन टॉपिक से। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं दूसरे नंबर की, वॉइस की, तो वॉइस से भी आपके मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। और ये नरेशन और वॉइस ऐसे टॉपिक है जिसमें कि आप 3 में से 3 और यहाँ पर भी 3 में से 3 क्वेश्चन, यानी नंबर आपके 6। ठीक है ना। 6 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो सकते हैं अगर आप ध्यान से करेंगे तो। ठीक है। देखो बात नंबर वॉइस नरेशन की, वॉइस की अगर मैं 3 नंबर बात करूं तो यहाँ से आपके पूछ जाएंगे सिनोनियम। ठीक है ना। सिनोनियम से आपके लिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। ठीक है ना। मैक्सिमम आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये बात ध्यान रखेगा आप। 4th नंबर की अगर बात करूं एंटोनियम की, तो एंटोनियम से आपके यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। नरेशन से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, वॉइस से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, और सिनोनियम से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एंटोनियम से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर मैं 5 नंबर की बात करूं, नरेशन, वॉइस, सिनोनियम, एंटोनियम, तो यहाँ पे आपके आ सकते हैं यहाँ पे 1 वर्ड। ठीक है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ाई होगा। ठीक है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को हम टारगेट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। जो आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती आई है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। ठीक है ना। हेड कांस्टेबल, यहाँ से मैं आपको इसमें तो जो भी सिलेबस हो सकता है, कितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है गाइस। नरेशन आप बता दिया, मैंने आपको वॉइस बता दिया है, सिनोनियम हो गए, एंटोनियम हो गए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। अगर मैं 6 नंबर की बात करूँ यहाँ से, तो आपके आ सकते हैं फिलअप्स। ठीक है ना। फिलअप्स आ सकते हैं। फिलअप्स आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे फिलअप्स से। ठीक है। फिलअप्स में आपको आपसे आपकी वोकैब चेक कर सकता है यहाँ पे एग्जामिनर। वोकैब के साथ साथ आपकी जो प्रीपोजिशन टॉपिक है वो आ सकता है, कंजंक्शन टॉपिक से, मतलब किसी भी टॉपिक से यहाँ पर आपको फिलअप्स पूछे जा सकते हैं। बात करूं नंबर 7 की, तो 7 नंबर से आप पूछा जा सकता है पैसेज। पैसेज में आपका वो नहीं आएगा जो कि आप समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से एक पैसेज देता है, पैसेज में से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं, वो नहीं आ सकता यहाँ से। यहाँ से बात करूं पैसेज की, तो यहाँ से आपको जो है क्लोज टेस्ट। ठीक है ना। क्लोज टेस्ट मेरा मतलब है क्लोज टेस्ट से यहाँ से क्लोज टेस्ट आपका आएगा 5 नंबर का। ठीक है ना। आपका यहाँ से क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आएगा, यानी सपोज करो यहाँ से इस तरह से हमने क्लोज टेस्ट दे दिया, कोई पैसेज दे दिया, तो यहाँ से कुछ वर्ड मिसिंग कर देगा, यहाँ से इस तरह से यहाँ से वर्ड मिसिंग कर देगा। यहाँ पर आपको इसके लिए भी यहाँ से 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन, यहाँ से दूसरा ऑप्शन, यहाँ से तीसरा और यहाँ से चौथा ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में आपको आप यहाँ से एग्जामिनर आपकी वोकैब चेक कर सकता है, और यह आपको यहाँ से प्रीपोजिशन चेक कर सकता है या कंजंक्शन, कुछ भी यहाँ को आपको दे सकता है इन 4 ऑप्शन में कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ से कुछ वर्ड डिलीट कर देगा एग्जामिनर, और यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, तो वो यहाँ आ सकता है इसमें। पैसेज में आपको क्लोज टेस्ट में आपको कुछ वर्ड यहाँ से मिसिंग कर देगा। मिसिंग करने के बाद में आपको यहाँ पे एग्जामिनर या तो आपकी वोकैब चेक कर सकता है, मैंने आपको बता दिया है वोकैब चेक कर सकता है,
प्रेपोजिशन नो मैक्सिमम का बात करूँ मैं तो यहाँ से आपको प्रेपोजिशन ही फिल करने को दे सकता है। फिर प्रेपोजिशन हो गई, कंजंक्शन हो गया, कुछ भी आपको यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात होगी। 7 हो गई यहाँ पर। 8 नंबर की बात करूँ मैं यहाँ से एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, पैसेज हो गया, और क्या रह गया है वो आप देख सकते हैं, और एरर हो सकते हैं। ठीक है ना, एरर से मेरा मतलब है जो भी आपने ग्रामर पढ़ी है। ठीक है ना, ग्रामर में आपको या तो आप नाउन की कोई एरर दे सकता है, प्रोनाउन की कोई भी एरर आ सकती है आपकी। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है ना, यहाँ से आपके कुछ भी यहाँ से आपकी एरर चेक कर सकता है कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करूँ 9 नंबर की यहाँ से मैं, तो यहाँ से 9 नंबर में आपको दे सकता है 2 आपको यहाँ पर आएंगे स्पेलिंग एरर। ठीक है ना, स्पेलिंग एरर आपको 2 देगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको 2 स्पेलिंग एरर मिल जाएंगे देखने के लिए एग्जाम में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ मैं और आगे भी देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। चलो एक और रह गया, वो भी कराई यहाँ पर मैं 10 नंबर, शायद आपको यहाँ पर विजिबल होगा थोड़ा बहुत। दूसरा नंबर यहाँ पे 10 नंबर आपको दे सकता है, क्या होता है 10 नंबर में आपका इडियम्स। ठीक है ना, इडियम रह गए आपके इडियम आपको यहाँ पर 2 इडियम आ सकते हैं। तो देखिए आपको हेड कॉन्स्टेबल में जो आपकी इंग्लिश आएगी वो आएगी 25 मार्क्स की। कितनी की आएगी? 25 मार्क्स की। और 25 में से आप कितने नंबर कहाँ से आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आप दे सकते हैं। आप यस को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नरेशन से आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और वॉइस से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। 100% तो गाइस ये आपको फेक नहीं है, बिल्कुल 100% इतने ही क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आने वाले हैं आपके, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करके जाना। ठीक है ना, वो आपको मैं प्रिंट सेट अभी कराऊंगा जस्ट इसके बाद ही, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना, 3 नंबर ये होगा, 3 ये होगा, 6 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं सिनोनियम से, आ सकते नहीं आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एंटोनियम से, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन फिलअप से आएंगे। फिलअप से मेरा मतलब है ये तो ये पैसेज है मतलब क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको मैंने आपको ये बता दिया है, एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पे स्टोरी वगैरह लिख देगा, स्टोरी इस तरह से कुछ लाइन में कुछ नंबर यहाँ से डिलीट कर देगा इस तरह से। ठीक है ना, और यहाँ पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ सकता है, और इनके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है ना, इनके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी फिलअप्स में क्या आ सकता है। ठीक है, कौन सी फिलअप्स में क्या आ सकता है उस तरह से कर सकता है। तो देखो 3 और 3 6, 6 4 10 14, और 14 5 19 21 22 23 24 25। ठीक है ना, तो पूरे का पूरा 25 नंबर का मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, आप ठीक तरह से देख सकते हैं। और अब मैं चलो आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे 25, यानी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला आपका। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, मैंने आपको बता दिया था, पहले मैंने आपको उसके टॉपिक लिखवा दिए थे, कितने टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले लिखा मैंने एरर्स पे। ठीक है ना, एरर्स के मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, 2 क्वेश्चन आएंगे और ठीक इस तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस में पूछे गए थे, वही से क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूँ। आदि पुटअप कर रखे सारे क्वेश्चन ये, तो कहीं से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर इनमें से आपको एक का भी आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और उसमें से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप अपना आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो यहाँ से आपको इस सेंटेंस में कुछ भी गलती लग रही है, या इस पार्ट में, इस वाले में, या इसमें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन किसमें यहाँ पर कह रहा है, हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे। ठीक है ना, तब इसमें आपको क्या गलती लग रही है, आपको कुछ भी गलती लग रही हो तो आप बताइए प्लीज, मैं आपको तो बताता हूँ इसमें क्या गलती है। देखिए पहले आप अगर किसी भी सेंटेंस में एरर निकाल रहे हो तो पहले उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिए, पार्ट ऑफ स्पीच पे। फिर उसके बाद जो भी आपने ग्रामर पढ़ रखी है, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो शायद आप इसमें से इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आंसर ये रहा हुआ आपकी वर्ब। ठीक है ना, देखिए आपकी वर्ब, ठीक, लॉस्ट क्योंकि आपकी वर्ब। ठीक है ना, ये वर्ब है, और आपको पता होगा आपने ग्रामर पढ़ी है, वर्ब से पहले वर्ब का क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट इसका। ठीक है ना, और आप किसी भी सेंटेंस को उसकी हर एक वर्ड की पार्ट आपको पता है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप किसी भी आंसर को, किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, और वर्ब के बाद आता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ आपका आर्टिकल, अपने पढ़ा हुआ आर्टिकल, ए और दा, ए एन और दा पढ़ा होगा। ठीक है ना, उसके बाद आर्टिकल के बाद आर्टिकल का नाउन आता है, ठीक उसी प्रकार से। तो आर्टिकल का नाउन क्यों जाएगा, नोट। ठीक है, तो ए जो आया है, ए आया है नोट के लिए। ए क्या है, नोट है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे, यानी कल हरी का एक नोट
मतलब खूब ऐसा, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये लॉस्ट हुई वर्ब से पहले इसका सब्जेक्ट आ गया हरी, अब वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट यही माना जाएगा इसका नोट, ठीक है ना। आर्टिकल आपका ये हुआ, आर्टिकल के बाद आर्टिकल का नाउन आता है, जो कि क्या हुआ नोट, और नोट क्या है नाउन, ठीक है ना। और नाउन से पहले जो कुछ भी आए आपको पता होगा उसका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। और अगर आपको पता हो एडजेक्टिव होता ही है, तो एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। तो ये है आर्टिकल नोट, और नोट से पहले आ गया है आपका रुपीज। तो रुपीज में गलती है यहाँ पर आपकी, किसमें गलती है, रुपीज में, क्योंकि जो भी आपका एडजेक्टिव होता है उसका कभी भी प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनता। जो भी प्लूरल सिंगुलर बनता है वो बनता है नाउन का, ठीक है ना। नाउन का कुछ भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन का भी। उसी प्रकार से यहाँ है, तो यहाँ दे रखा नोट्स, तो यहाँ पर नोट्स की कोई भी सेंस नहीं आ रही है। अब आपने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी हो, मैं आपको प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट में आपको मैं ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ग्रामर आपको बाद में पढ़ाने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिस सेट के बाद में। तो पहले ऑप्शन में आपको यहाँ गलती होगी सेकंड पार्ट में, ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो, सेकंड पार्ट में गलती है रुपीज में, यहाँ पर रुपीज नहीं रुपी आएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, ठीक है ना। जो मेरे अंकल है उन्होंने फोर्स किया वापस आने के लिए मुझको और मेरे फ्रेंड को। तो इसमें गलती क्या है, और आपको इसमें कुछ भी गलती लग रही है तो भी आप अपना आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर है माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। तो इसमें फिर वही आपको करना है, क्योंकि आपको हर एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच लिख लेनी है। फोर्स क्या है, वर्ब, तो ये हुई आपकी वर्ब, ठीक है ना, यहाँ की वर्ब हो गई। और वर्ब से पहले मैंने आपको बता ही दिया है, वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब का सब्जेक्ट, जो कि क्या है माई अंकल, देखिए होगा इसका सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वर्ब ले दिया अपना ऑब्जेक्ट। तो वर्ब ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक हो ही गया, जब हो जाएगा सारा इसका, तो इसको हम ऑब्जेक्ट मानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए होगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो माई अंकल फोर्स्ड, अगर यहाँ पर ये पास्ट में दे रहा था, पास्ट में ना दे करके यहाँ पर आपको प्रेजेंट में दे रहा, तो ये अंकल क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना। माई अंकल क्या हो गया, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या लग जाता, एस, फोर्स हो जाता। अगर फोर्स ना दे करके यहाँ पर खाली फोर्स देता तो हम गलती इसको यहाँ पर कंसीडर करते हैं, इसको तो हमारी गलती कंसीडर होती है वो यहाँ पर होती है फोर्स में, क्योंकि आपको सभी को पता है कि सिंगुलर के बाद में प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या आता है, फोर्स में वर्ब में ऐसे यस लगता ही है, सब जानते हैं। अब यहाँ दे रखा फोर्स्ड, चलिए ये पार्ट भी ठीक हो गया हमारा पहला वाला, इसमें कोई गलती नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ दे रखा माई अंकल, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा माई अंकल, माई अंकल के बाद में क्या आ गया, एंड, एंड आपको क्या होता है, कंजंक्शन। ये जब ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद में तो ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। अब आई क्या होता है, आई तो सब्जेक्ट होता है, ये तो सब्जेक्टिव केस होता है ना, इसका समझ में आ रहा है ना, जब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, आई होता है सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद में वर्ब को ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर इस पार्ट में गलती हो गई, यहाँ पर आई नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्या होता है, मी, वेरी गुड, क्या होता है भाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है। तो यहाँ पर दे रखा था आई, यानी वर्ब के बाद में वर्ब को ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में नहीं ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें आई में गलती हुई, और स्टे बैक ये सारा ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारी गलती कंसिडर हुई है वो सेकंड पार्ट में हुई है, तो ये पार्ट भी इसका गलत हो गया, ठीक है ना। एरर के 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा रहा हूँ मैं, अब इसके बाद में एरर के बाद में देखो अब क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने आपको पहले एरर करा दिए थे, अब मैंने आपको बता रहा हूँ नरेशन के। तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया था नरेशन से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको ठीक विजिबल हो रहे होंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहिएगा, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आंसर करोगे और कमेंट करोगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी। तो बेसिकली दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है ना, जैसे आपको बताइए नरेशन हुआ, वॉइस हुआ, इनके आपको हर एक एग्जाम में 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन ना लिख करके 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन लिखो तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही, इसलिए मैंने ऑप्शन ना लिख करके सीधे 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इनका आंसर देना है। तो देखिए इनका आंसर देना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी वे में ये आंसर हो जाते हैं, क्योंकि इनके 4 ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन की मदद से ना आपको आसानी से ये हो जाएंगे। अब कैसे होंगे वो, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भोला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, ठीक है ना। भोला ने अपनी माता से कहा कि ये चारकोल इतना ब्लैक क्यों है, ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको।
तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन जैसा आपको देगा यहाँ पर इसके, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको उसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से 3 और 4। तो आपको पहला जो ऑप्शन देगा तो उसमें सेट जो आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज यहाँ को कॉपी कर देगा, ठीक है ना। तो यह इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा? क्योंकि सेट टू का नहीं, यहाँ पर टोल्ड का यूज होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? सेट टू का क्या होगा? टोल्ड। तो यहाँ पर आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको उन ऑप्शन में से हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट से मेरा मतलब है जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि सेट टू की जगह सेट ही रहने देगा, खाली सेट टू को सेट में ही रहने देगा, सेट टू में, जो कि सेट टू को सेट टू में न रह करके टोल्ड में होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो चेंज होगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा। फिर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। जब आप ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाओगे तो यहाँ आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो आपकी वर्ब होती है, तो वर्ब को कभी कभी क्या होता है वो एज इट इज लिख देता है। और एज इट इज वर्ब कब आती है? एज इट इज वर्ब जब आती है जब कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी कोई भी यहाँ पे जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं या प्लानेट्स होते हैं उनके बारे में दिया हो, तब तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है एज इट इज उतर जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं, तो ऐसी कोई कंडीशन है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो चेंज होगी किसमें? वॉज में। किसमें चेंज होगी? वॉज में। तो आपको दूसरा ऑप्शन में वाज ना दे करके एज इट इज उतार देगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। जब आप 4 ऑप्शन से करोगे, मैं आपको चलो ऑप्शन भी दे दूंगा आपकी बात, ठीक है ना। आप तो फिलहाल ऐसे करने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरे ऑप्शन में आपको क्या देगा? तीसरे ऑप्शन में आपको देगा जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड होते हैं कुछ, क्योंकि ये दिस है तो दिस किसमें चेंज होगा? दैट में। तो यहाँ पर दिस को दैट में ना दे करके दिस का दिस ही रहने देगा, ठीक है ना, दिस का दिस ही रहने देगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। जब ऑप्शन नंबर आप 4 पर आओगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको इसका वॉइस देखना पड़ेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन को, जब आप किसी भी क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करोगे तो आप 12th के बच्चे तो हो नहीं, क्योंकि 12th के बच्चे करते हैं ये सब। क्या करते हैं वो? क्योंकि 12th में आपको ऑप्शन देने नहीं होते हैं, वो किसी भी एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते हैं। तो उसको आपको खाली नरेशन को, आपकी डायरेक्ट स्पीच जो आपकी ये स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच को आपको सीधा कन्वर्ट करना होता है डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम कन्वर्ट करते हैं 12th में तो उसमें 4 ऑप्शन होते नहीं है। एग्जाम में क्या करता है? 4 ऑप्शन देता है। 4 ऑप्शन में किसी में इसका इस उतार देगा, किसी में इसका वॉच कर देगा, लेकिन जिसको दिस रहने देगा, तो ये वॉच गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या करेगा? इसका वॉच तो कर देगा, लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन रखेगा, यहाँ पर इज रहने देगा, और जिसका क्या कर देगा? दैट कर देगा। सपोज यहाँ पर क्या कर देगा? दैट। तो ये ऑप्शन भी आपको क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसका भी तो बात होना है ना। जो ऑप्शन नंबर ठीक होगा तो उसमें आपको ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच में जो आपको जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की वो भी चेंज होगी किसमें? वॉज में। और जिसका जो क्या होगा, यानी ये बात पे होगी पास्ट प्रेजेंट में, जब ये बात पे होगी, जिस मतलब जब भोला ने अपनी माता से कहा होगा ये चाकू इतना ब्लैक क्यों है, तो उस टाइम तो प्रेजेंट होगा ना, और हम बात कर रहे हैं पास्ट की। अब प्रेजेंट की बात करें, पास्ट में आप कर रहे हैं, तो जिसका तो दैट होना है ना यहाँ पर, जिसका क्या होगा? दैट। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में आपको वॉज और दैट दिख जाए तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बात समझ आती है यहाँ पर? समझ में आ गई है नहीं? ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द हेडमास्टर सेड गुड स्टूडेंट्स और टू बी अप अर्ली, यानी जो आपके हेडमास्टर उन्होंने कहा कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो देखो इसके भी यहाँ पर सेम कंडीशन देखिए, यहाँ पर इसके आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3rd और यहाँ पर 4th ऑप्शन, ठीक है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है? किसी सेंटेंस में क्या होगा कि सेट का सेट ही रहने देगा, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर सेट तो आएगा ही, लेकिन जो आपके ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या होंगे, जो भी आपके ये कोमा है, इन कोमे में क्या आता है? दैट। तो यहाँ पर दैट ना देकर के कभी कभी किसी ऑप्शन में क्या देता है? टू, ठीक है ना, 2 दे देता है। तो यहाँ पर 2 तो आने का नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन दूसरा जाएगा यहाँ पर अपना। फिर क्या होता है? दूसरे ऑप्शन में क्या करेगा? सेट का टोल्ड कर देगा। तो सेट का टोल्ड कब होता है? आपको पता होगा सेट का टोल्ड कब होता है, और आपको ये भी नहीं, शायद आपको ये पता होगा सेट के साथ 2 क्यों आता है, सेट के साथ 2 ही क्यों आता है। अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, फिर आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि सेट के साथ 2 ही क्यों आता है।
सेट के साथ प्रीपोजिशन टू यूज क्यों होती है ये आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सेट के साथ प्रीपोजिशन टू ही क्यों आती है और फिर ये टोल्ड में क्यों चेंज होता है, ये शायद आपको टीचर ने रटवा दिए होंगे, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिर्फ किस तरह से होता है सेट के साथ टू ही क्यों होता है। तो यहाँ पर जब सेट है यहाँ पर, तो ये कर देगा कन्वर्ट टोल्ड में, तो सेट का टोल्ड तो होगा नहीं, सेट टू होता तो उसको टोल्ड में करते, तो ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर अपना गलत हो जाता। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, यहाँ पर ऑप्शन देता है यहाँ पर, तो सेट यहाँ पर सेट का टोल्ड करता, ठीक है। सेट को टोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर आपको देता टू, इसकी जगह आपको दे देता टोल्ड टू, तो टोल्ड टू नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा सेड और दैट। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा उसमें शायद आपको देता, आपको ये ऑप्शन चाहिए चेक करना होता है यहाँ पर, जो सेड है वो खाली सेड में रहेगा और जो कोमा है आपका इन कोमे की जगह क्या आएगा डेड, ठीक है ना। और जो आपकी वर्ब है इसमें रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है ये तो ऑलरेडी चेंज है, तो ये नो चेंज होगी। तो जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिलता सैड और दैट, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता सैड और दैट वो ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझ में आती है, तो सेकंड ऑप्शन हमने यहाँ पर कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमन टोल्ड ल्यूक आई हैव द हाउस की, यानी मेरे पास अमन ने ल्यूक से कहा कि उस घर की चाबी मेरे पास है, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको डायरेक्ट स्पीच को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ा ऊपर समझाता हूँ इसको यहाँ से पूरा करने के बाद में, तो यहाँ समझते हैं इसको थोड़ा सा। इसके भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर चला ही खेल जाता है थोड़ा सा, तो सेट टू की जगह टोल्ड को ऑलरेडी ही यहाँ पर लिख के देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो सोचते हैं यहाँ पर ऑलरेडी टोल्ड दे दिया है तो हम इसको सेट टू में कर देते हैं। तो एग्जामिनर भी बहुत चालू होता है, वो पहला ऑप्शन सेट टू का देता है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर सेट टू मार्क कर देते हैं, उनका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है, समझ गए ना बात को। फिर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं हम, इसमें क्या होना है कि जब एग्जामिनर ने ऑलरेडी टोल्ड दे ही दिया है तो हम टोल्ड को टोल्ड ही रहने देंगे, ना कि इसको सेट टू में कन्वर्ट करेंगे। और आप सेट टू में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेट टू नहीं आएगा, यहाँ पर टोल्ड ही आएगा। फिर क्या होता है, कोमे की जगह एग्जामिनर थोड़ा बहुत चला खेलता है, तो दूसरे ऑप्शन में देता है टोल्ड, यहाँ पर टोल्ड का टोल्ड रहता है, सेट इसे कोमे करता है टू, सॉरी हाँ टू कर देता है। तो बच्चे सोचते हैं तो टू का हमने टोल्ड कर दिया और कोमे की जगह हमने तो इसको टू ना देख करके दैट लिखते हैं, ठीक है ना। दैट क्योंकि कोमे जगह दैट तो आएगा ही, तो बच्चा क्या सोचता है कि टोल्ड देख लेता है वो और कोमे जगह दैट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को मार्क कर देता है। फिर वो आगे देखने की कोशिश नहीं करता कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो प्रेजेंट की है, तो ये तो चेंज होगी ना पास्ट में, क्योंकि ये बात प्रेजेंट की उस टाइम प्रेजेंट होगा और अब बात कर रहे हैं पास्ट की। तो हैव का क्या होना हमारा हेड, तो एग्जामिनर क्या करता है वो आई का चेंज करता है, अमन में तो ही कर देता है यहाँ पर, और हैव का करता है हैज। तो बच्चा सोचता है कि हाँ चलो यहाँ पर हमने इसको टोल्ड को टोल्ड रहने दिया, कोमे की जगह हमने दैट लगा दिया, और है वो आगा देखता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड मार्क कर देता है, तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाए गलत, ठीक है ना। ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बात करो ऑप्शन नंबर 3 की में, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या करता है एग्जामिनर, टोल्ड की जगह टोल्ड रहने देता है और इसकी जगह कोमे की जगह लगाता है टू को, ठीक है ना। टोल्ड को टोल्ड में कोमे की जगह लगाता है टू और हैव पे कर देता है हेड। तो बच्चा यहाँ भी फंस जाता है, वो सोचता है ठीक है चलो टोल्ड का टोल्ड हो गया, कोमे की जगह टू ही आता है और हैव की जगह हेड कर दे, ये भी ठीक है। तो ये आपको ये पता होगा यहाँ पर जो कोमा है तो इस कोमे की जगह टू नहीं आता, क्या आएगा दैट, क्या आएगा यहाँ पर दैट आएगा। तो बच्चा क्या करता है ऑप्शन नंबर 3 की इजीली मार्क कर देता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या होता है गलत। अब ऑप्शन नंबर 4 वो स्टूडेंट होता है देखता ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालू होता है, बच्चे भी क्या करते हैं थोड़ा बहुत कुछ भी टीचर सिखा देते हैं हम लोग इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, ऐसे कर देना, आंसर ठीक हो जाएगा आपका। उनको ये नहीं पता कि चलो सेट टू को तो हमने सेट टू टोल्ड है और दिया हुआ तो उसमें टोल्ड रहने दिया, ठीक है ना, हमने उसको टोल्ड कर दिया। कुछ बच्चे चालू होते हैं वो हर एक चीज को देखते हैं, और आपको भी ऐसे ही करना है, हर एक चीज को देखना है। कोमे जगह हम लगाते हैं दैट, ठीक है ना, और टू का बात है वो भी आपको बताऊंगा, कोमे जगह टू का बात है, ही को कर देते हैं अमन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, आई को, और है की जगह ये बात प्रेजेंट थी उस टाइम की, और अब बात कर रहे हैं उस टाइम की प्रेजेंट में था, बात ये चेंज होगा पास्ट में, तो है पे क्या हो जाएगा हेड यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हेड। तो जिस ऑप्शन में भी आपको टोल्ड, दैट
और हेड दिखाई दे, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान से बहुत ही समझ लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। चलो अब ये मैंने आपको एरर करा दी, रेशर करा दी, अब आता हूँ आपको वॉइस, ठीक है ना। चलो वॉइस को क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको बता रहा हूँ वॉइस अब, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको रिलेशन करा दिया है, अब मैं आपको वॉइस कराता हूँ। वॉइस के भी 3 क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इसके 4 ऑप्शन लिख दिए यहाँ पर, जो किस तरह से एग्जाम में इसको एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ऑप्शन को किस तरह से यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, यहाँ से देखा वर्ब, ठीक है ना। तो आपने वॉइस अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत, अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो आपको पता होगा कि जो विल होता है ये हमारा फ्यूचर में आता है, और फ्यूचर में वो आता है, इसको हम कह देते हैं कंडीशनल, ठीक है ना। ये आपकी कंडीशनल वर्ब भी होती है, क्योंकि फ्यूचर कोई भी टेंस नहीं होता। आपको ये जानकर बहुत ही आसानी होगा कि आपने बचपन से अब तक पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, पास्ट पढ़ा होगा, फ्यूचर पढ़ा होगा। तो प्रेजेंट और पास्ट तो टेंस होते हैं, लेकिन फ्यूचर कोई भी टेंस नहीं होता। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो फ्यूचर होता है ये टेंस नहीं होता, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस नहीं होता, ये असम्पशंस होती है हमारी, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट हमने देखा है, ठीक है ना। हमने प्रेजेंट देखा है तो हमें प्रेजेंट में पता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये पास्ट होता जा रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये पास्ट होता जा रहा है। तो जो प्रेजेंट में हुआ वो हमने देखा, जो पास्ट में हुआ वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फ्यूचर होता है ये कोई टेंस नहीं होता, ये खाली हमारी अजम्पशंस होती है। इसको हम खाली मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ऐसा होगा भी, ये डेफिनेट नहीं होता। जब कंडीशनल आपको पता होगा ये कंडीशनल है, ये तो ऑप्शन आप देखते हैं इसके ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है बिल, और आपको ये ऑप्शन नहीं देखना है, पहले आपको खुद ही एज्यूम कर लेना है थोड़ा बहुत। ये बिल्कुल हमको बिल्कुल देखते ही, अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो तो बिल्कुल देखते ही हमारे दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि बिल के साथ हमारा आता है बिल बी, ठीक है ना। कंडीशनल के जो कंडीशनल वर्ड होते हैं उनके साथ हम ऑलरेडी बी लगाते हैं, हर एक कंडीशनल के साथ हम वही सुनाते हुए बी लगा देते हैं। तो बी जो भी ऑप्शन में बिल के साथ बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हम देखते हैं ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में बिल बी भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, यानी ऑप्शन हमारा ठीक है। चलो इसका मानते हैं कि ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें सारे ऑप्शन और देख लेते हैं एक बार। इज है, क्योंकि बिल का इज नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और बिल का वाज नहीं होगा तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और बिल के साथ में हेड बिन तो बिल्कुल नहीं आने वाला, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा एक ही बचा, बिल के साथ बी वाला, और वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आ गई। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर ठीक होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ मैं, ठीक है भाई। तो देखो पहला वॉइस में मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो ये भी वॉइस का है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, एक करा दिया है, दूसरा क्वेश्चन है। तो उसमें हमें देखना क्या होता है, यदि वाज द पेंटिंग ऑफ द आर्टिस्ट इम्प्रेस्ड हर, ठीक है ना। तो यानी आपको दिख रहा होगा ये पास्ट में है, तो जब भी आपको कोई भी पास्ट का वर्ड, कोई भी पास्ट के वर्ड दिखाई दे जाता है तो उसको चेंज किस तरह से करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इनको ऑप्शन पर जाते हैं, इनके ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। वहां पर आपको दिख रहा होगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म वर्ब होने के बाद में अब इसको थोड़ा बहुत कर ही देना आपको। यहाँ पर वाज दे रहा है और इम्प्रेस्ड दे रहा है, वाज बीइंग इम्प्रेस्ड, तो यहाँ पर हैज बीन इम्प्रेस्ड है और यहाँ पर हैड बीन इम्प्रेस्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी वॉइस पढ़ा हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो ऑप्शन में पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका इम्प्रेस्ड हुआ है, यहाँ पर है वाज। तो इस ऑप्शन देने से पहले हमें क्या करना है, खाली वर्ब को देख लेनी है, वर्ब क्या है। वर्ब को देखने के बाद में थोड़ा हमें ये एज्यूम करना है कि यहाँ पर कोई भी वर्ब ना दे रखा, ये मैन वर्ब दे रखी है हमारे सामने मैन वर्ब। तो मैन वर्ब ये दे रखी है सेकंड फॉर्म वर्ब में, ठीक है ना। हमें दे रखी है सेकंड फॉर्म वर्ब, तो हम सोचते हैं कि सेकंड फॉर्म में क्या आता है, या तो वो आएगा या फिर आएगा वर्ब, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इस ऑब्जेक्ट पे जब बनेगा सब्जेक्ट आगे जाकर के तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये होगा आपको ऑब्जेक्ट। तो इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सी हर का क्या हो जाएगा सी। तो सी के साथ हमें पता है क्या आएगा वॉज, तो हमें देखना है कि सी के साथ वॉज कहाँ पर है। तो सी के साथ वॉज यहाँ पर एक ऑप्शन, ये भी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर भी ये भी हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैज दे रखा और ये ऑप्शन भी ना हो सकता। यहाँ पर हमारे सी और डी ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो ही गए, ठीक है ना। सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट अपने हो गए हैं, बचे ऑप्शन ए और बी। अब इन ए और बी में से हम को ये देखना है कि इन दोनों का कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। उसके बाद में देखो सी का तो हमने कर दिया, हर का तो हमने कर दिया सी, जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
और हमें पता है कि हमने पहले अज्यूम कर लिया है कि जब सेकंड फॉर्म में वर्ब होती है तो या तो आता है वॉज या आता है वर्ब, और इसके साथ में आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ये तो हमारे ऑप्शन पहले ही कट गए हैं। तो जो यहाँ पर हमारा बीन आ रहा है, तो बीन होता है बी की फॉर्म। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बी होती तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करते उसको बीन में। अब वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारे इसका मतलब बीन भी इसमें नहीं आने वाला। तो देखो सी बी और सी और डी ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो ही गए हैं पहले ही, तो हमारा ऑप्शन बचा खाली ए ऑप्शन। तो यहाँ हमारा बिल्कुल ही ए ऑप्शन वो राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा है बॉयज का। मैंने आपको ऑलरेडी 2 करा दिए हैं, पहला दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अगर आपने पढ़ा हो तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये है बीन और इम्पोर्टेड। इसको देखकर आपको थोड़ा बहुत पता लगना चाहिए कि जब जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो ये अगर एक्टिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे आपको पता होगा। तो बीन आता है, ये बीन कब आता है, ठीक है ना। बीन आता है जब हैव या हैज दिया हो ऑलरेडी, ठीक है ना। जब हैज और हैव ऑलरेडी दिया हो तो हैज या हैव के साथ हम ये है प्रेजेंट में, ठीक है ना। इसके जो बी की फॉर्म होती है इस बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर बीन हो जाएगी। तो हैज या हैव के साथ बीन लगा देते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो बीन लगा देते हैं तो इसमें ऑलरेडी बीन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस से। तो हमें सेंटेंस में क्या देखना पड़ेगा, हमें सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा कि ये हैज और हैव किसी भी सेंटेंस में दिया हो ऑलरेडी, किसी भी ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि हैज हैव हो, और हैज हैव के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो हैज या हैव देखना पड़ेगा, उसके बाद देखनी पड़ेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आप इसमें देख करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें दिया हुआ है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन इस सेंटेंस में फुलफिल हो रही है। तो यहाँ हमारी आपकी वर्ब दी हुई है, ठीक है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब दी हुई हो, वर्ब है कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशन हमारे पहले सेंटेंस में फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है सही। अब ऑप्शन और देखने की कोशिश करते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में हमें हमें पहले ही पता है कि हैज या हैव आना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, इसमें है, इसमें कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा कि हैज या हैव नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में तो हैज और हैव दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हुई है, तो हमारा ये आंसर हो सकता है, मे बी यानी हो सकता है। अब हमें ये नहीं करना कि पहला ऑप्शन हो सकता है तो हम पहले ही ठीक करते हैं, हमें सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे एक बार। इस वाले सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख रहा होगा हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है यहाँ पर, लेकिन हैज या हैव कुछ नहीं है, तो यानी इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। तो इसमें देखो हैज हैव और बीन और इम्पोर्टिंग भी, तो यहाँ पर इम्पोर्टिंग भी नहीं हो सकता यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये इम्पोर्टिंग नहीं हो सकता। तो इम्पोर्टिंग है ये यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर हमें करना है एक्टिव वॉइस तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होनी चाहिए और हैज या हैव भी होना चाहिए, तब वो सेंटेंस हो सकता है। तो इसमें बीन दे रखा है, तो ये बीन सेंटेंस में तब आता है जब हमें पैसिव वॉइस बनानी होती है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, आपको पता होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हैव के साथ तो हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें हैव बीन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है इम्पोर्टिंग नहीं होगा, इम्पोर्टेड होगा। तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन बोला, तो यहाँ पर बीन भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी यहाँ पर हमारा गलत हो गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको ध्यान रहता है कि वो चेंज कर रहे हैं नरेशन को। जब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नरेशन को चेंज करते हैं, तो नरेशन में हमने तुम्हें बताया था कि हैव का क्या होता है, हेड। तो बच्चे क्या करते हैं, हेड ही समझ बैठते हैं और ऑप्शन नंबर डी भी टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वो देखते हैं कि हैव है, यहाँ पर हेड दे रखा है, तो हेड भी हो सकता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ दी हुई है। एग्जाम में बहुत चालू होता है, वो भी बच्चे की जो थिंकिंग होती है उसको समझने की कोशिश कर रहा है और वो सोचता है यहाँ पर चलो मैं हेड देता हूँ, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म देता हूँ। तो बहुत से बच्चे आंसर डी टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जहाँ पर वॉइस में हम वॉइस कराते हैं तो वॉइस में हैज को हैज ही रहता है, हेड का हेड रहता है। इज एम आर होता है किसी भी सेंटेंस में, तो इज एम आर की तरफ आपको पता होगा इज एम आर, पर ये होता है
तो इसमें आपकी और इनके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में आपको पता होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वर्ब भी दिखाती है प्रेजेंट को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिखाती है कंटिन्यूअस को। तो सेंटेंस बनता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर हम इज एम आर को और वर्ब की किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी हुई हो, तो हम इसकी जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या रहता है, इज एम आर को इज एम आर ही रहता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो आईएनजी होती है, तो जो बी की फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म, उसमें जो आईएनजी लगा देते हैं बीइंग में, तो इसलिए हमारा इज एम आर के साथ आता है बीइंग, ठीक है ना। तो अब ये हमारा इसका मतलब हैड, यहाँ पर हैड नहीं होना था, यहाँ पर भी क्या होना था, हैव। देख साथ क्या आएगा, हैव। तो हैव मैंने आपको बता दिया है, जिस भी सेंटेंस में ये कंडीशन फुलफिल होगी, हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज है कब आएगा, हैज आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। तो इस सेंटेंस में हमारा क्या दे रखा है, दे, जो क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड नहीं, यहाँ पर हैव आएगा। तो देखिए मैंने आपको वॉइस भी बता दी है, नरेशन करा दिए हैं, एरर भी बता दिए हैं। और आज के लिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है और टाइम भी हो गया है, और क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम लग रहा है। तो अब बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। तो इसका हम दोस्तों, इसका हम नाम रखेंगे पार्ट 1, ठीक है ना। इसका नाम रखेंगे पार्ट 1, प्रैक्टिस सेट 1, और इसका भी पार्ट कौन सा है, 1। इसका पार्ट 2 मैं कल को अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।